हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की एक और महान विभूति, ग्रेट पर्सनैलिटी चंद्रशेखर आज़ाद की बात करेंगे। तो आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया। इस वीडियो में चंद्रशेखर जी की चर्चा करने से पूर्व कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास भेजी हैं। पहले मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहूँगा। बच्चे ने एक पूछा है डोमिनेंट स्टेटस। जी, जब मैंने डिस्कस किया था डोमिनेंट स्टेटस का तो वास्तव में चर्चा नहीं हो पाई थी और ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी। डोमिनेंट स्टेटस एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा कंट्री था वो डोमिनियन स्टेटस था। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपने सुना हम आज़ाद हो गए थे और मैं कह रहा हूँ कि 15 अगस्त से 1947 से 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेटस था। इस वर्ड को यूज किया गया था सबसे पहले कनाडा के लिए। कनाडा डोमिनियन स्टेटस बना। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इन सभी को ब्रिटिशर्स ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया। ये है क्या डोमिनेंट स्टेटस? इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों ने उन साम्राज्यों को से अपनी सत्ता तो हटा ली और उन्हें वहाँ के लोगों को शासन करने का अधिकार भी दे दिया, लेकिन ये जितने भी स्टेट्स हैं जिन्हें डोमिनेंट स्टेटस मिला उनका हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का किंग ही होगा। अगर आज प्रेजेंट में आप पढ़ें तो कनाडा ठीक है, अलग है, लेकिन वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग ऑफ ब्रिटेन है और नेशनल एंथम भी वहाँ पर कनाडा का लगभग ब्रिटेन वाला ही है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में व्यवस्था है। यानी कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसी व्यवस्था दी जिसके तहत उन्होंने शासन करने का अधिकार तो दे दिया लोकल लोगों को, लेकिन जो देश की सर्वोच्च पोस्ट होगी, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो ब्रिटिश किंग ही बना रहेगा। तो ऐसी जो व्यवस्था की उसे डोमिनियन स्टेटस बोला गया। देखिएगा, 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंट कर दिया गया, लेकिन हम डोमिनियन स्टेटस के दर्जे के अंतर्गत थे, क्योंकि 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो देश था उसका हेड ऑफ द स्टेट किंग ऑफ ब्रिटेन था, जो कि उस समय जॉर्ज 6 थे। तो जॉर्ज 6 हमारे यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट थे इस पीरियड में, और इसीलिए ये पीरियड डोमिनेंट स्टेटस का कहलाता है। अब मैं पाकिस्तान का एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने पढ़ रखा है कि 14 अगस्त को 1947 में पाकिस्तान को भी आज़ादी दे दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस बना रहा ब्रिटेन का 1956 तक। 1956 में 23 मार्च को पाकिस्तान में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया गया। उसके बाद उसका जो दर्जा था डोमिनियन स्टेटस का वो समाप्त हुआ। यानी कि 15 अगस्त से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश किंग था। तो अब शायद समझ में आ गया होगा डोमिनियन स्टेटस एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कॉलोनीज़ को लोकल लेवल पर शासन करने की पूरी अथॉरिटी दे दी जाती थी, किंतु उसका हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन का किंग बना रहता था। ये जो पूरी व्यवस्था थी ये डोमिनियन स्टेटस थी। मुझे उम्मीद है कि शायद जिसको डाउट था वो डाउट क्लियर हुआ होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था ये डोमिनियन स्टेटस, उनकी समझ में आ गया होगा। यदि अब भी आपकी समझ में ये ना आया हो तो आप पुनः मेरे को लिख सकते हैं
मैं फिर से और एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये वर्ड स्पष्ट करूँगा। देखिए, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि क्लासरूम स्टडी एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि टीचिंग इज़ ऑलवेज द टू वे प्रोसेस। इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का जब तक ना हो तब तक टीचिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो पाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि एट प्रेजेंट मैं एक नॉन लिविंग कैमरा के आगे बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। इट मीन्स यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, और ये आपका इंटरेस्ट ही मुझे प्रेरणा देता है और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, कोरोना काल है, संकट का समय है हमारे देश के लिए, और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसा समय है जब उन्हें सावधानी बरतनी है। अभी स्कूल न जाने कब खुलेंगे, पता नहीं। तो जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, यही माध्यम है आपके और हमारे बीच संपर्क का, और इस माध्यम से हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए और हर स्तर पर आपको टॉपिक क्लियर करने का काम किया जाए। एक स्टूडेंट्स ने पूछा है एक वर्ड रिपब्लिक। ये रिपब्लिक और डोमिनियन स्टेटस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपब्लिक की चर्चा करता हूँ। एक रिपब्लिक ऐसा शब्द है जिसके विषय में पूरे समाज में भ्रम है। अगर हम बहुत सारे लोगों से रिपब्लिक का मीनिंग पूछें तो वो नॉर्मली रिपब्लिक मीन्स डेमोक्रेसी बता देते हैं। आप जानते हैं डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। इब्राहिम लिंकन की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है। तो क्या रिपब्लिक और डेमोक्रेसी एक चीज है? समाज में ये कन्फ्यूजन है, लोग कन्फ्यूज्ड हैं। लगता है उन्हें ऐसे दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, दोनों एक चीज़ नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्ड यूज किया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक एक ही बात होती तो खाली डेमोक्रेटिक वर्ड यूज कर दिया जाता। ये रिपब्लिक शब्द यूज क्यों किया गया? देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। हालांकि नॉर्मल व्यक्ति दोनों को एक ही मान लेता है, ये दोनों एक है नहीं। जो रिपब्लिक होता है वर्ड, उसका मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। मीन्स क्या है कि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो इलेक्टेड होगी, उसका चुनाव होगा। वो डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा पहले कि बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां। नहीं, ऐसा डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं चलेगा रिपब्लिक में। मैंने बोला हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जो हेड होगा स्टेट का, उसका चुनाव होगा। और अब आप कहेंगे ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में भी चुनाव होता है। और आप सभी लोग सोचेंगे यही तो चीज़ है डेमोक्रेसी भी। नहीं, डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक होते हुए भी ये संभव है कि कोई कंट्री रिपब्लिक ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं ब्रिटेन का। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो किंग है, और आप जानते हैं किंग डायनेस्टिक सक्सेशन है। वहाँ पर राजा का बेटा राजा बनता है और सबसे बड़ी पोस्ट वही है। जबकि डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पर इलेक्शन होता है, पीएम बनता है, सरकार पीएम चलाता है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वंशानुगत है। तो वो डेमोक्रेटिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। अब एक थोड़ा सा और मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ इसी विषय पर। देखिए, डेमोक्रेसी मीन्स आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, चुनाव हुआ, कोई भी चुनाव जीतकर चला गया और सरकार बन गई। एट प्रेजेंट मान लीजिए जो भी सरकार चल रही है वो जनता ने बनाई है। और डेमोक्रेसी क्या मतलब है? जिसके फेवर में ज़्यादा वोट उसी की सरकार।
और ऐसे ही पार्लियामेंट चलती है। पार्लियामेंट में जो बिल और कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं, वो मेजॉरिटी के आधार पर होते हैं, जिसकी सरकार वो अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कानून बना ले। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एट प्रेजेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट एक कानून बनाए कि भारत में जो पुरुष हैं, मेल हैं, उन्हें फर्स्ट क्लास सिटीजन का दर्जा देते हैं, और जो महिलाएं भारत की, उनको सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा देते हैं। महिलाओं के अधिकार पुरुषों के अधिकार से कम कर दिए जाते हैं। भाई डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में वोट पड़े संसद में और ये कानून पास हो गया। क्यों पास हो गया? क्योंकि वोटिंग के आधार पर पास होना है और डेमोक्रेसी है, तो बिल्कुल हो गया। लेकिन इससे क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी। महिलाओं को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा हो सकता है। तो भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, रिपब्लिक भी है। मीन्स क्या है यहाँ पर? सेंस ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली चीज़ है वो सरकार नहीं है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो बनेगी, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल होगा किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से कार्य नहीं करेगी, ये काम करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए, इसी विषय पर चर्चा करते हैं जो मैंने अभी बताया कि एक ऐसा कानून बना दिया कि महिलाओं को सेकंड क्लास का सिटीजन बना दिया। अगर ऐसा कानून बनता है तो यहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 14 में इक्वलिटी, समानता। अब ये जो कानून बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल एंड इक्वली ट्रीटेड। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? पुरुष और महिलाओं के बीच में भेद कर दिया। तो अगर ऐसा कानून बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको नल एंड वॉइड कर देगा, और ऐसा कानून नहीं बन सकता। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल व्यवस्थाएं हैं, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। रिपब्लिक का अगर हम शॉर्ट में कहें तो क्या है? अ स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इज नोन एज रिपब्लिकन स्टेट। मेरे को उम्मीद है कि शायद अब रिपब्लिक का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और यदि नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर आगे चर्चा करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पूछिएगा, आपको दोबारा बताएंगे, और नए एग्जाम्पल्स के साथ में आपको रिपब्लिक को समझाने का प्रयास करेंगे। अब एक वर्ड पूछा है, इनएलिनेबल। इनएलिनेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू। यानी कि जो चीज़ आपसे छीनी नहीं जा सकती, आपका वो वर्थ राइट है, उसके बिना आपका अस्तित्व ही बेकार है, जिसको आपसे कभी अलग नहीं किया जा सकता, है इनएलिनेबल का मीनिंग। ये तो इसका मीनिंग है। इसको समझने के लिए बहुत इजी हम बता देते हैं, नेसेसरी। हालांकि ये नेगेटिव सेंस है, मैं पॉजिटिव में बता देता हूँ, नेसेसरी, कंपलसरी। तो शायद ये वर्ड मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। आज मैंने बताया हम माँ भारती के एक अद्भुत लाल चंद्रशेखर आज़ाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, नाम आपने सभी ने सुना होगा आज़ाद का, और अगर बाई चांस आप में किसी ने नहीं सुना है तो ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जितने चांद सितारे फ्रीडम स्ट्रगल में थे, उनमें शायद सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा अगर कोई था तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। मैंने शॉर्ट में उनके इंट्रोडक्शन के लिए लिखा है, रियल हीरो ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल हु इंस्पायर्ड द इंडियन यूथ्स, ही इंस्टॉल्ड द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन इंडियंस, वी हैव टू वर्शिप हिम लाइक अ गॉड एंड ट्राई टू फॉलो हिज आइडियाज। कि वास्तविकता में जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें सबसे बड़ा नायक यदि कोई था वो चंद्रशेखर थे।
उन्होंने भारतीय यूथ को प्रेरित किया, युवाओं को प्रेरित किया, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को भर दिया, राष्ट्रभक्ति की भावना को भर दिया। और एक वो ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हमें भगवान की तरह पूजना चाहिए और उनके आइडियाज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये वो व्यक्तित्व था जिसके विषय में जितना कहा जाए वो कम होगा। इनके विषय में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, किंतु मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको चंद्रशेखर जी से पूरी तरह परिचित कराऊं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत उनके विषय में बता रहा हूं। देखिए, चंद्रशेखर जी के विषय में जो हमें विशेष जानकारी मिलती है वो एक किताब है उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है बलिदान। और ये जो बलिदान बुक है इसके राइटर हैं नंदकिशोर निगम। अब मैंने इस किताब को ही क्यों चुना? बायोग्राफी बहुत सारी लिखी गई हैं, बहुत सारे राइटर्स ने बायोग्राफी लिखी है चंद्रशेखर आज़ाद की, लेकिन मेरा जो डिस्कशन है वो नंदकिशोर निगम की बुक है बलिदान, उसके आधार पर ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यही किताब मैंने क्यों चुनी, उसके पीछे एक रीज़न है, और उस रीज़न को बताने के लिए मैं सर्वप्रथम आपको नंदकिशोर निगम का परिचय देता हूँ। मैंने बताया था आपको जब भगत सिंह वाली चर्चा की थी कि उनकी एक पार्टी थी, उनका एक दल था जिसका नाम था HRA, जो बाद में HSRA हो गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो नंदकिशोर निगम इस दल के ही सदस्य थे, वो स्वयं एक क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया था। तो जितना कुछ चंद्रशेखर जी से उनकी चर्चाएं हुई थीं, बातें हुई थीं, उसके आधार पर यह किताब बलिदान लिखी गई है। इसलिए मैं मानता हूँ ये किताब सत्य के करीब होगी, क्योंकि बाकी बायोग्राफीज केवल अनुमान पर लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेखक है उसका साक्षात्कार हुआ है किसके साथ? चंद्रशेखर जी के साथ। चंद्रशेखर जी का समय व्यतीत करा है। और एक बार तो नंदकिशोर निगम बहुत बीमार पड़ गए थे, चंद्रशेखर जी उन्हीं के घर रुके थे और रुककर उनकी काफ़ी सेवा भी की थी। नंदकिशोर जी एक अपना खुद का एपिसोड बताते हैं कि कानपुर में चंद्रशेखर जी और वो साथ साथ थे, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए चंद्रशेखर जी ने एक सलाह दी नंदकिशोर जी को कि आप कुछ समय के लिए यहाँ से दिल्ली चले जाएं। ट्रेन से जाना था, 2 महिलाएं और थीं साथ में नंदकिशोर जी के, कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि महिलाएं थीं इसलिए रिजर्वेशन वाली बोगी में नंदकिशोर जी उन 2 महिलाओं को साथ लेकर चढ़ गए। वहाँ पर सभी सीटों पर लोग बाग सोए हुए थे। नंदकिशोर जी ने एक सीट पर जाकर, जो नीचे वाली सीट थी, उस पर सोए हुए सज्जन को जगाया और कहा कि भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे को तो नहीं, मैं तो खड़े होकर चला जाऊँगा, लेकिन लंबा सफ़र है, ये दोनों महिलाएं हैं, इन्हें बैठने के लिए थोड़ी सी सीट दे दो। ये वाली बात उस पैसेंजर ने सुनी नहीं, वो सोता रहा। नंदकिशोर जी ने दोबारा उनको कहा कि भाई थोड़ी सी जगह दे दो, तो वो पैसेंजर उठा और उसके बराबर में एक तलवार थी, उसने तलवार नंदकिशोर जी के सीने पर रख दी और बोला, सीट तो ना दूंगा, तुझे मौत चाहिए तो बता, मौत दे दूंगा। वो सोच रहा था कि डर जाएगा, भाग जाएगा ये, लेकिन नंदकिशोर जी भी HRA के सदस्य थे, पूरा साहस रखते थे। उन्होंने अपनी जेब में पड़ी हुई पिस्टल निकाली और उस पैसेंजर के सीने पर रख दी और बोला, नंदकिशोर जी ने उससे कहा कि अब एक सीट नहीं, तीनों चाहिए, एक जने के लिए नहीं। अभी तक तो मैं 2 महिलाओं की बैठने की बात कर रहा था, अब मैं भी बैठूंगा तो उठ ले यहाँ से। तो पैसेंजर ने मजबूरी में पिस्टल देखकर तलवार छोड़ दी और बैठने के लिए सीट दी। तो एक ऐसी रोचक कहानी मैंने बताया, ये उस व्यक्ति की कहानी बताई जिसने किताब लिखी है, और जिस पर किताब लिखी है उसके विषय में सोचिए किस स्तर का व्यक्तित्व रहा होगा। अब शुरुआत हम किसी भी व्यक्तित्व की करते हैं तो जन्म से ही की जाती है। देखिए, 23 जुलाई 1906 को बर्थ हुआ था आपका, मध्य प्रदेश के एक भाबरा नामक गांव में हुआ था। और आजकल भाबरा को, उस एरिया को
चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। और इनके जो पेरेंट्स थे, सीताराम तिवारी इनके पिता थे और जगरानी देवी इनकी माता थी। ये लोग मध्य प्रदेश में रहा करते थे, रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में उन्नाव एक ज़िला है, वहाँ के बेसिक रहने वाले थे, लेकिन जाकर इनके फादर बस गए थे मध्य प्रदेश के बावरा वाले इलाके में। अब वो जो इलाका है जिस इलाके में इनका जन्म हुआ, वो बिल्कुल एक इस तरीके का इलाका है कि वहाँ पर भील जाति, जो एक आदिवासी होती है, भील आपने सुना होगा, वो वहाँ पर मोस्टली रहते हैं। और ये जो भील जाति है, ये तीरंदाजी में बड़ी एक्सपर्ट होती है, निशानेबाजी में बड़ी एक्सपर्ट होती है। ये वही भील जाति है जो आपने महाभारत में नाम सुना होगा, एकलव्य। ये वही उन्हीं के क्या कहते हैं जाति के लोग थे। तो शुरुआती दौर में चंद्रशेखर आज़ाद भील जाति के बच्चों के साथ में खूब निशानेबाजी करा करते थे और शुरू से ही निशानेबाजी कर उनका निशाना बहुत पक्का हो गया। अब देखिए, एक बात और बता देता हूँ, हम ओलंपिक गेम्स की बात कर लें, 100 साल का इतिहास है ओलंपिक्स का, और इंडिविजुअल गेम्स में केवल 1 गोल्ड मेडल हमें मिला है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, इतने एक्सपर्ट निशानेबाज थे चंद्रशेखर जी, यदि उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया होता तो निस्संदेह गोल्ड जरूर होता दूसरा भारत के लिए। इतना अच्छा निशाना था उनका। देखिएगा, जो एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यानी कि बचपन में ही ये पता पड़ जाता है कि कैसा व्यक्तित्व बनेगा बड़ा होकर ये बच्चा। जब ये 13 साल की उम्र में थे, उस समय मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दिया है, नेक्स्ट आप देखेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ली लाइफ। अब देखिए, 13 वर्ष की उम्र बहुत छोटी होती है, और 13 वर्ष की उम्र में इनका फादर के साथ एक विवाद हो गया। विवाद क्या था? बड़ी छोटी सी बात थी। इन्हें आम खाने का शौक था। इन्होंने क्या करा, पास में एक बाग था, वहाँ गए और अपने पिता की धौंस दिखाकर वहाँ से आम ले आए। वहाँ के जो बाग वाला था, उसने इनके पिताजी से शिकायत की कि भाई आपका बेटा ऐसे ऐसे कर गया है। पिताजी को गुस्सा आया। अब पिताजी को गुस्सा आता है तो आप जानते हो, आप भी झेल चुके होगे, एक आध थप्पड़ तो लग ही जाता है। भाई हमें भी लगा है, आप भी पिटे होगे, ठीक है, कभी कभी तो लग ही जाता है। हालांकि आजकल थप्पड़ लगना बड़ा मुश्किल सी बात है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स की सोच बदल गई है। लेकिन आज़ाद जी के समय में और हमारे समय में तो यही नहीं पता कब लग जाता था। तो इस बात पर थप्पड़ लग गए, और थप्पड़ लगते ही चंद्रशेखर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने थोड़ा उल्टा जवाब अपने फादर को दे दिया। पिताजी को गुस्सा आ गया। पिताजी बोले चल बे चल घर से बाहर, और निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आज़ाद बहुत जिद्दी थे और बड़े मजबूत भी थे अंदर से। वो भारी खड़े रहे। इसके बाद में पिताजी ने देखा, पिताजी बोले चल तू घर के अंदर आ जा, लेकिन तुझे इस बाग वाले से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन आज़ाद बोले बिल्कुल नहीं मांगूंगा माफ़ी, और वहाँ से वो घर छोड़कर वास्तव में चले गए 13 साल की उम्र में। पहले वो अपने एक भाई के पास गए, वहाँ थोड़ा इंतजार करा कि पिताजी लेने आएंगे। पिताजी भी गुस्से में नहीं लेने आए। हालांकि उन्हीं के पिता थे, जितना वो जिद्दी रहे होंगे उतने ही पिताजी भी थे। उसके बाद में जो निगम साहब हैं वो लिखते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में ही वो गए रेलवे स्टेशन पर और एक ट्रेन में जाके बोगी में सो गए। ट्रेन चलती, और जब उनकी नींद खुली तो वो एक बहुत बड़े शहर में पहुंच गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने लोगों से पूछा तो पता पड़ा कि वो मुंबई पहुंच गए हैं। आजकल मुंबई बोलते हैं, उस समय बम्बई बोलते थे। वहाँ पहुंच गए हैं। जेब में पैसा नहीं, बम्बई जैसा शहर, अब कैसे चले? लेकिन मैंने हेडिंग ही दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ली एज। उन्होंने वहाँ पर स्ट्रगल किया। एक रेस्टोरेंट में गए और उनसे कहा कि भाई मुझे छोटा मोटा काम दे दो, मैं आपके लिए बर्तन धो दूंगा।
शुरुआत में तो छोटा बच्चा देखकर मना करा रेस्टोरेंट के मालिक ने, लेकिन जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो उन्हें रख लिया गया। पैसा नहीं मिलता था, केवल बर्तन धोने के बदले में 2 टाइम का खाना उन्हें मिल जाता था। वो लिखते हैं निगम जी कि वहाँ पर मुंबई में उन्होंने थोड़ी बहुत मजदूरी भी की, पैसा कलेक्ट किया और उसके बाद वो वहाँ से काशी पहुँच गए ट्रेन पकड़कर। चूँकि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे थे और थोड़ा सा अपनी संस्कृति के प्रति लगाव था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं संस्कृत एजुकेशन लूँगा। और उस समय काशी संस्कृत एजुकेशन का बहुत बड़ा हब था और उन्होंने काशी विद्यापीठ में, जिसे आजकल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, मैंने एक पिक्चर भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं, तो उसमें उन्होंने एडमिशन लिया और संस्कृत की एजुकेशन स्टार्ट कर दी। संस्कृत की एजुकेशन उन्होंने बड़े चाव से ली, बड़े इंटरेस्ट के साथ ली। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और वर्ष आ गया 1919। 1919 में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। पूरे भारत में गुस्से की चरम सीमा पहुंच गई थी लोगों की, तो काशी भी अछूता नहीं था। काशी में भी लोगों ने जलियांवाला बाग का विरोध किया और चंद्रशेखर जी ने उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जब महात्मा गांधी ने 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, उस समय बहुत छोटी सी उम्र थी, आप देखिएगा 15-16 साल की उम्र रही होगी, लेकिन इस आंदोलन में भी बड़ा बढ़ चढ़कर बड़े इंटरेस्ट के साथ शेखर जी ने भाग लिया। जिस समय विरोध प्रदर्शन और जुलूस चल रहा था काशी में, वहाँ पर आकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आज़ाद, मैंने अभी शुरू से आप समझ चुके होंगे, गुस्से की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। पुलिस वालों पर गुस्सा आ गया, एक ईंट उठाई और ईंट उठाकर एक पुलिस वाले के सिर पर दे मारी। पुलिस वाले का सिर फट गया, लेकिन आज़ाद मौके से भाग गए, पकड़े नहीं गए। लेकिन एक रिवाज था उस समय कि संस्कृत विद्यालय के बच्चे माथे पर तिलक लगाया करते थे, तो उस तिलक से ये पहचान हो गई कि जो स्टूडेंट है वो निश्चित रूप से किसी संस्कृत विद्यालय का विद्यार्थी है। इसलिए पुलिस ने सारे संस्कृत विद्यालयों को खोजा और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को पहचान लिया गया और पकड़ लिया गया और पकड़कर ले जाया गया, जहां पर उनको इस कृत्य के लिए सजा दी गई। और सजा क्या थी? 15 चाबुक लगाने की सजा। आप सोच रहे होंगे केवल 15 चाबुक, अरे एक चाबुक पड़ने से खाल उधेड़ लेता है, वो एक चाबुक खाल को भी खींच कर ले जाता है। तो जब किसी को 5 चाबुक भी लग जाते थे ना, वो बेहोश हो जाया करता था, लेकिन इनको 15 चाबुक की दंड मिला। और एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर, जो ऊपर एक फोटो भी है, आप देखिएगा, पढ़िए, लिखा है, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा सजा देने से पहले कि आपका नाम क्या है, नाम क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद नाम नहीं था अभी तक, नाम था चंद्रशेखर तिवारी। लेकिन उन्होंने कोर्ट में उत्तर दिया मेरा नाम आज़ाद है। उनसे पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोले मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। फिर पूछा रहते कहाँ पर? बोला मेरा एड्रेस जेल है। और इसके बाद में 15 चाबुक की सज़ा मिली। जब चाबुक लगते जा रहे थे तो भारत माता की जय की पुकार चंद्रशेखर आज़ाद करते जा रहे थे। भारत माता की जय, गांधी जी जिंदाबाद, वंदे मातरम, इस तरीके के नारे लगाते हुए उन्होंने 15 कोड़े को सहा। लेकिन इस 15 कोड़े के पनिशमेंट के बाद में वो जनता के दिलों के सम्राट बन गए और लोग अब उन्हें केवल आज़ाद के नाम से जानने लगे। अब वो जो चंद्रशेखर नाम था वो कहीं छुप गया और पूरे बनारस में ही नहीं अपितु पूरे भारत में आज़ाद के चर्चे होने लगे। स्वयं
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में आज़ाद का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कायदा न मानने वाले बच्चे को सजा दी गई, और एक कायदा न मानने वाला बच्चा आज़ादी है और यही घटना है जो चाबुक की सजा उनको मिली। हालांकि आज़ाद का ये बचपन था, जवानी की तरफ बढ़ रहे थे और पूरी तरीके से अभी उन्हें ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हम शायद अंग्रेज़ों को हटा देंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश या कहिए हिंसा के बस आप जानते हैं 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा निराश हुए और इस निराशा ने उनको कांग्रेस से विमुख कर दिया और एक नई आइडियोलॉजी जो कि क्रांतिकारी विचारधारा या रेवोल्यूशनरी थिंकिंग कहलाती है वो उसकी तरफ मुड़ गए। और उन्होंने, देखिएगा मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसको राम प्रसाद बिस्मिल और कुछ अन्य जैसे सत्येंद्र सन्याल थे, एक चटर्जी थे, उन्होंने कानपुर में स्थापित किया था 1924 में। और इन्होंने जो 1924 में इसको स्थापित किया था, इसके बहुत सारे सदस्य बने गए थे, उसमें से चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके सदस्य बन गए और बाद में वो मुख्य नेता भी बन गए इस दल के। और उन्होंने इस दल की एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिएगा कोई भी संगठन चलाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत पैसा होती है और क्रांतिकारी संगठन चलाने के लिए हथियार चाहिए थे। हथियार बिना पैसे के उपलब्ध नहीं हो सकते थे। तो शुरुआत में इस दल ने क्या किया कि जो गांवों में अंग्रेज़ों के गुलाम किस्म के भारतीय होते थे, जो अंग्रेज़ों के माध्यम से मोटा पैसा कमा चुके थे, इन लोगों ने उनके घरों को लूटना शुरू किया पैसे के लिए। और 1924 में एक घटना घटित हुई। घटना क्या थी? राम प्रसाद बिस्मिल हेड थे और उन्हीं के नेतृत्व में एक गांव में डकैती डालने के लिए गए और ये डिसाइड हुआ था इस दल में कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ ना तो मारपीट करेगा और ना महिला का अपमान करेगा। अब हुआ क्या, डकैती के दौरान एक घर में थे, एक महिला आई और उसने आज़ाद की पिस्टल छीन ली। चूंकि बहुत तगड़े थे, शरीर से पहलवान थे, एक सेकंड में महिला को गिरा सकते थे, लेकिन जो सिद्धांत थे कि महिला पे हाथ नहीं उठाना, उस कारण आज़ाद ने महिला से अपनी पिस्टल वापस न ले सके और वहीं घर में रह गए। इसी पर जब हल्ला मचा कि गांव में डकैत आ गए तो भीड़ इकट्ठी हो गई। तब स्वयं बिस्मिल आए और बिस्मिल ने एक बहुत जोर का थप्पड़ मारा उस महिला के और पिस्टल छीनी, वापस आज़ाद को दी और वहाँ से भागकर ये लोग आए। लेकिन इस डकैती के बाद बिस्मिल और आज़ाद ने एक निर्णय लिया और वो निर्णय क्या था कि अब हम किसी भारतीय के घर पर लूट नहीं डालेंगे, लूटेंगे नहीं किसी के घर, भारतीय के घर को। क्यों? अगर हम भारतीयों के घरों को इस प्रकार लूटेंगे तो भारतीय जनता के बीच में जो हमारी इमेज है वो डकैत की बन के रह जाएगी और जो हमारा उद्देश्य है कि माँ भारती के पैर की जो बेड़ियां हैं, स्वतंत्रता की जो बेड़ियां हैं, उनको काटना है, शायद उस उद्देश्य में फिर जनता हमारा साथ ना दे। इसलिए निर्णय अब ये किया गया कि भारतीयों को नहीं, अब हम अंग्रेजी खजाने को लूटेंगे। और एक बात और कही गई, इस दल में निर्णय लिया गया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसले होने तक जारी रहेगी और वह फैसला क्या होगा, या तो हमारी जीत या हमारी मौत। और इसी क्रम में अगला मैंने पॉइंट भी लिख रखा है, आप देखिएगा, काकोरी केस, क्योंकि अब किसी भारतीय के मकान को तो लूटना नहीं है, अब पैसा कहाँ से आएगा, अब सरकारी पैसा लूटना है। तो एक ट्रेन थी जिसको लूटा इन्होंने, जो ब्रिटिश खजाना लेकर जा रही थी काकोरी रेलवे स्टेशन पर, जो कि गोरखपुर, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कहीं, उसको लूटा गया। और इस ट्रेन में से 30,000 रुपये इन क्रांतिकारियों ने लूटे। मुख्य रूप से जो एक्यूज थे इस केस के, वो राम प्रसाद बिस्मिल हेड थे, कमांडर इन चीफ थे उस समय,
अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथ नाथ गुप्त और आज़ाद स्वयं। हालांकि इसमें बाद में जब एक ट्रायल चला तो 16 लोगों को सजा हुई थी, 4 लोगों को फांसी हुई थी। फांसी होने वालों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी थे। देखिएगा, जब मीटिंग चल रही थी इस काकोरी केस से पहले ट्रेन लूटने की, तो पूरे संगठन में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने ये कहा कि ये हमें ट्रेन नहीं लूटनी चाहिए, और वो व्यक्ति थे अशफाक उल्ला खान। उसका कारण था, उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम सरकारी खजाना लूटेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, बाद में सरकार हमारे संगठन को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी। और अशफाक उल्ला खान का ये जो सोच थी ये सही सिद्ध हुई। काकोरी केस के बाद सभी को या तो जेल में डाल दिया गया, 4 लोगों को फांसी हुई, लेकिन आज़ाद पुलिस की पकड़ में नहीं आए। आज़ाद पुलिस की पकड़ में तो नहीं आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए 2000 रुपये का इनाम उन पर रख दिया। और आज़ाद ने भी कसम ली कि मैं आज़ाद हूँ और आजीवन आज़ाद ही रहूँगा, यानी कि पुलिस की पकड़ में नहीं आऊँगा, ऐसी उन्होंने कसम ली। और आज़ाद ने अपना ठिकाना झांसी के पास, झांसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव था, गांव का नाम था धीमापुर गांव, वहां पर अपना ठिकाना बना लिया और अपना नाम बदल लिया। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से वो वहां पर रहने लगे एक मंदिर में, और वहां पर लोगों को रामायण, महाभारत और वेद पुराण की शिक्षा देने लगे। उसी दौरान आज़ाद बताते हैं निगम साहब को कि एक घटना घटित हुई कि वो मंदिर के बाहर खड़े हुए थे, एक सांप आया और उनके पैर के ऊपर से चल के चला गया। उसने काटा नहीं, ये नॉर्मल सी बात थी, नहीं काटा होगा, लेकिन वहाँ के जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने देख लिया और वहाँ के लोगों में एक अंधविश्वास फैल गया, ये तो कोई बहुत महान विभूति है, किसी भगवान का अवतार है कि सांप भी इनके पैर छूकर चला गया। और इसके बाद तो उनकी प्रसिद्धि उस इलाके में और बढ़ती चली गई और पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी वहाँ पर काफ़ी समय तक रहे। लेकिन वहाँ के जंगलों में वो अच्छे तीरंदाज थे, बाकी वो क्या करते थे, निशानेबाज बहुत अच्छे थे। अपनी जो संस्था के अन्य लोगों को उन्होंने भर्ती करना शुरू करा, उनको वहीं पर उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी, वहीं के जंगलों में उनको निशानेबाजी वो सिखाया करते थे। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने छुपकर रहना शुरू करा, और अकेले झांसी में ही नहीं, उन्होंने कानपुर में भी अपने ठिकाने बना लिए थे और धीरे धीरे कर कर इस दल को फिर से संगठित करना शुरू किया। इस दल में अब भगत सिंह शामिल हो गए थे, राजगुरु शामिल हो गए थे जो कि महाराष्ट्र से आते थे, और सुखदेव और बहुत सारे लोग जिनमें यशपाल हैं एक, और वीरभद्र तिवारी, कैलाशपति और न जाने कितने लोग इसमें फिर से शामिल हो गए और ये दल फिर से चलने लगा। काफ़ी लोग नए आने लगे। अब ऐसी स्थिति में फिर से एक प्रारूप तैयार किया गया, मैंने बताया था फिरोजशाह कोटला दिल्ली में, और अब की बार ये डिसाइड किया गया कि हम इस दल में सोशलिस्ट थिंकिंग को और जोड़ेंगे और सोशलिस्ट थिंकिंग के लिए काम करेंगे। इसमें सभी दल के सदस्य एक राय मशवरा होकर उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ से जो गरीबी और अमीरी का अंतर है बीच का, उसको भी मिटाने के लिए हमें प्रयास करना है। साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने इस संगठन के लिए एक एम बनाया, एक योजना रखी, और वो योजना ये थी कि जितने भी क्रांतिकारी संगठन हैं पूरे भारत के, उन्हें संगठित किया जाए, और संगठित करने के बाद इनको पूरे जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर बम धमाके करके अंग्रेज़ों को मारकर पूरे शहरों पर कब्जा कर लिया जाए और भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। ऐसी उनकी योजना थी। और एक और नाम आता है भगवती चरण बोहरा, ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, जिनकी पत्नी दुर्गा भाभी का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ भगत सिंह वाले एपिसोड में। ये भी इस दल के सदस्य थे। अब हम बात करते हैं असेंबली बॉम्ब केस। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, 1929 में भगत सिंह जहाँ से अरेस्ट हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ जब बम फेंकने से पहले मीटिंग की गई इस दल की, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि आई वांटेड टू गो फॉर थ्रोइंग बॉम्ब इन द असेंबली, लेकिन उनके कंपेनियंस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा आप कमांडर इन चीफ हैं, अगर आप अरेस्ट हो गए
तो हमारी संस्था कौन चलाएगा, और आप जैसा नेतृत्व देने वाला कोई और नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरे लोगों ने 2 लोगों के नाम चुने, एक तो राम शरण और एक वीके दत्ता, कि राम शरण और वीके दत्ता जाकर बम फेंकेंगे। अब स्थिति ये थी, जो राम शरण थे और वीके दत्ता थे वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, बोलना बहुत अच्छा नहीं जानते थे, जबकि बम फेंकने का उद्देश्य ये था कि गिरफ्तारी के बाद में कोर्ट के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे। और सबसे अच्छे वक्ता और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले भगत सिंह थे। तो सुखदेव ने बाद में नाम प्रस्ताव रखा कि राम शरण की जगह भगत सिंह को भेजा जाए। हालांकि इस चीज़ का आज़ाद ने विरोध किया, लेकिन सर्वसम्मति से ये बात पास हो गई और भगत सिंह को वीके दत्ता के साथ बम फेंकने के लिए भेजा गया। आपने देखा कि किस तरीके से आज़ाद स्वयं रिस्क लेना चाहते थे, स्वयं जाना चाहते थे, स्वयं अपने को अरेस्ट करवाना चाहते थे, स्वयं बम फेंकना चाहते थे। और नहीं, आज़ाद अरेस्ट तो नहीं करवाना चाहते थे। आज़ाद का कहना ये था बम फेंकने के बाद भी हम वहाँ से फरार हो सकते हैं, लेकिन भगत सिंह इस बात पे अड़े हुए थे, नहीं, हमें अरेस्ट होकर ही वहाँ पर अपनी बात को हम रख सकते हैं। खैर कोई बात नहीं। जब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके और साथियों को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया, तो आज़ाद चुपचाप नहीं बैठे। आज़ाद ने हर संभव प्रयास किया कि भगत सिंह को जेल से छुड़ाया जाए। तो अटेम्प्ट्स टू रिलीज भगत सिंह मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले यशपाल और भगवती चंद्र बोरा, इन्होंने एक योजना बना ली। आज़ाद को शामिल नहीं किया योजना में। आज़ाद बाद में बहुत गुस्सा भी हुए। योजना क्या थी कि लॉर्ड इरविन को मारना है, और भगवती चंद्र बोरा ने बम दिया, यशपाल लेकर गए और जिस ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे वायसराय लॉर्ड इरविन, उसकी पटरियों पर वो लगा दिया। रिमोट से उड़ाने का प्लान था, लेकिन ये विस्फोट तो हुआ, लेकिन डैमेज वो डिब्बा नहीं हुआ जिसमें लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन बच गए और दूसरा डिब्बा डैमेज हो गया, जिस पर चंद्रशेखर आज़ाद नाराज हुए, यशपाल पर भी। अच्छा, इसके बाद में उन्होंने एक योजना बनाई कि बम बनाकर बम से हमला करेंगे जेल पर, और जब बम से हमला होगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, उसी बीच हम भगत सिंह को जेल से छुड़ा लेंगे। इसके लिए बम बनाने की जिम्मेदारी भगवती चरण बोरा पर थी, और लाहौर में भगवती चरण बोरा ने बम बनाया, और उसके लिए वो जंगल में देख रहे थे कि किस तरह से बम को यूज करना है। तभी दुर्भाग्य से एक घटना घटी कि 28 मई 1930 को वो बम जो था बोरा जी के हाथ में ही फट गया, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। और आज़ाद को और उनके भगत सिंह के छुड़ाने का जो कार्यक्रम था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। आज़ाद विचलित हो गए बोहरा की मृत्यु पर, लेकिन अभी भी आस नहीं छोड़ी उन्होंने, अभी भी प्रयास किए, लेकिन शायद उस समय विधि को कुछ और ही मंजूर था। कुछ और बम्स की व्यवस्था की गई। एक बंगला किराए पर ले लिया आज़ाद ने, और एक अलमारी के ऊपर वो बम छुपा कर रख दिए गए। दुर्भाग्य से जाने कैसे वो अलमारी के ऊपर घर में ही बम फट गए। मैंने हेडिंग दिया है बॉम्ब ब्लास्ट इन आज़ाद होम। और हालांकि आज़ाद को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मकान मालिक था वो वहाँ पर आ गया और मोहल्ले के लोग वहाँ पर आ गए, और वो पुलिस को बुलाने ही वाले थे। इतनी देर में आज़ाद ने पिस्टल निकाल के अपने मकान मालिक के कनपट्टी पर रख दी और बोले किसी से नहीं कहोगे, और आज़ाद वहाँ से फरार हो गए। लेकिन उनका जो योजना थी भगत सिंह को छुड़ाने की, वो सफल न हो सकी। अभी मैंने कुछ नाम लिए थे आपके सामने, यशपाल, वीरभद्र तिवारी और कैलाशपति। ये वीरभद्र तिवारी और कैलाशपति, ये मान लीजिए इस संगठन के फाइनेंस मिनिस्टर थे। पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं के अकॉर्डिंग चलती थी, सारा पैसा इन्हीं के पास रहता था। और इन्होंने एक फैक्ट्री लगा रखी थी, यशपाल भी उसमें रहते थे, साबुन की, लेकिन बनाने का काम उसमें वो बम का करते थे, दिखाने के लिए साबुन की थी। यशपाल ने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने जो संगठन का बहुत सारा पैसा था वो अपने व्यक्तिगत मामले में खर्च कर लिया, जिसके कारण
आज़ाद क्रोधित हो गए और आज़ाद ने वीरभद्र तिवारी को ये जिम्मेदारी दी कि वो जाकर यशपाल की हत्या कर दे। लेकिन वीरभद्र तिवारी ने आज़ाद को धोखा दिया और यशपाल को वहाँ से दूसरे नगर में भगा दिया और मारा नहीं, और सारी बातें यशपाल को भी बता दी। इसके बाद कैलाशपति को चंद्रशेखर आज़ाद ने जिम्मेदारी दी कि वो वीरभद्र और यशपाल को जाके दंडित करे, लेकिन कैलाशपति ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को धोखा दिया। इसी बीच जब यशपाल को ये पूरी जानकारी मिली तो यशपाल चंद्रशेखर आज़ाद के पास आए और पैर छूकर माफ़ी मांग ली कि आइंदा कोई गलती नहीं करूँगा। और आज़ाद बड़े दिल के व्यक्ति थे, उन्होंने यशपाल को माफ़ भी कर दिया, लेकिन वीरभद्र तिवारी तो ईर्ष्या मानने लगा और वो हर संभव नुकसान करने की सोचने लगा आज़ाद का। खैर, इन छोटी चीज़ों से आज़ाद डरने वाले नहीं थे। अब बात आती है एनकाउंटर विद पुलिस एट एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। देखिएगा, इलाहाबाद में एल्फ्रेड पार्क में, आज उसका नाम एल्फ्रेड पार्क नहीं है, आज नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, लेकिन उस समय एल्फ्रेड पार्क हुआ करता था। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद, यशपाल और सुखदेव राज, ये वो सुखदेव नहीं है जिन्हें फांसी हुई थी, सुखदेव राज एक अन्य व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहाँ पर साइकिल से पास से वीरभद्र तिवारी गुजरा। आज़ाद ने उनको देखा और आज़ाद ने कहा इसकी मौत यहाँ पर इसको खींच लाई है, लेकिन वो साइकिल से वहाँ से चला गया और उसने विश्वासघात किया, जाकर पुलिस को ये बता दिया कि एल्फ्रेड पार्क में आज़ाद बैठे हुए हैं। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में चारों तरफ से एल्फ्रेड पार्क को पुलिस ने घेर लिया और जैसे ही पुलिस को आता देखा तो यशपाल और सुखदेव वहाँ से फरार हो गए, किंतु आज़ाद वहाँ से भाग नहीं पाए और उन्होंने पुलिस से मुकाबला किया। जब तक आज़ाद के पास गोलियाँ रहीं तब तक वो गोलियाँ चलाते रहे। कई पुलिस वालों को घायल किया, एक डालचंद नाम का पुलिस वाला था, वो घायल हुआ और भी बहुत सारे घायल हुए। किंतु अंत में जब केवल एक गोली रह गई तो आज़ाद को याद आई अपनी कसम कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी थीं कि पुलिस उनको पकड़ सकती थी और उनकी कसम टूट सकती थी। तो आज़ाद ने सबसे बड़ा बलिदान देने का प्लान बना लिया और वो अंतिम गोली अपनी कनपटी पर मार ली और इस प्रकार भारत माँ के इस अमर शहीद पुत्र ने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की आज़ादी के हवन में दे दी। अंग्रेज़ों ने तुरंत ही अंतिम संस्कार कर दिया बिना किसी को बताए आज़ाद का। लेकिन जब ये बात फैली तो शाम के समय बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई पार्क में और लोग बाग उस जगह की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाने लगे और पूरे इलाहाबाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अंग्रेज़ों पर हमला करने लगे। जब ये सूचना पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने अन्य कांग्रेसियों को ये सूचना दी और पुरुषोत्तम दास टंडन और कमला नेहरू और अन्य बहुत सारे लोगों ने जुलूस निकाला और अगले दिन ये लोग वहाँ पर पहुँच गए रसूलबाद शमशान घाट में, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था आज़ाद का। वहाँ से उनकी अस्थियाँ बीनी गईं और पूरे शहर में अस्थियों के साथ जुलूस निकाला गया, भाषण दिए गए और लोगों ने भाषण दिए कि जिस प्रकार बंगाल में खुदीराम बोस की शहादत के बाद उनकी राख को सम्मान देने के लिए लोगों ने अपने घरों में रखा था बांटकर, ऐसे ही आज़ाद की राख को भी हम सम्मान देने के लिए अपने अपने घरों में रखेंगे। और आज़ाद के लिए जो आज़ाद पर अत्याचार हुए थे उससे क्रोधित होकर जनता ने बहुत ज़्यादा गुस्से में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना आरंभ कर दिया। तो मैंने इन शब्दों में आपको माँ भारती के अमर सपूत आज़ाद की कहानी सुनाई है। शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि कोई क्वेश्चन या डाउट आपके दिमाग में हो
तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अब देखिए 2 पर्सनैलिटी और हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक स्वयं महात्मा गांधी। और उसके बाद में एक वीडियो और रहेगी लास्ट में, जिससे कि इस चैप्टर को समिंग अप करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैंने आप सभी बच्चों को नोट्स कल शेयर किए हैं, उन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स को आपको अपनी कॉपियों पर नहीं उतारना है, केवल आपको पीडीएफ फाइल में पढ़कर देखना है। उस नोट्स केवल इसलिए हैं कि आपको ये पता पड़े कि आंसर लिखने कैसे हैं। एक्चुअली अभी तक है क्या कि आप लोगों को जो लिखना सिखाया गया है, वो सिखाया गया कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5 पेज भर दीजिए। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। आप देखिए, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है 4 या 5 पॉइंट में। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 जो उससे रिलेटेड पॉइंट है वो पॉइंटों में आंसर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट में आंसर लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पॉइंट में आंसर लिखना है। हमें कॉपी नहीं भरनी, हमें जो बेस्ट रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो लिखने हैं। तो ये एक तरह से सैंपल है नोट्स आपके सामने कि कैसे आंसर लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है इन नोट्स में से ही बोर्ड में पूछा जाएगा, वो आपका भाग्य है कि इसी में से आ जाए। लेकिन हमें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, और आंसर लिखने का प्रारूप उन नोट्स में आपको मैंने दिया है और आगे और चैप्टर में भी देता रहूँगा। धन्यवाद।